गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भाग 20 और अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं, उसी की आज चर्चा करेंगे आपसे। जो टॉपिक सब टॉपिक होंगे जो इसके अंतर्गत स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। संविधान संशोधन का अर्थ तथा तरीके, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में अंतर क्या है, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति सीमित है या असीमित, संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना, संविधान केंद्र के हाथों का खिलौना कहा जाता है कैसे, स्वतंत्रता से लेकर अब तक हुए संविधान संशोधन और संविधान समीक्षा आयोग, इतने टॉपिक जो यहां से जुड़े हुए हैं संविधान संशोधन से। जितनी जरूरत है उतनी यहां हम चर्चा करेंगे आपसे। प्री और मेंस दोनों के लिए एक उपयोगी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा हम देखते हैं कि किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के अनुसार संचालित होता है, उनके समूह को संविधान की संज्ञा दी जाती है। संविधान लिखित हो सकता है या अलिखित हो सकता है। भारत में हमने लिखित संविधान की व्यवस्था को अपनाया है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनी। ब्रिटिश शासनकाल में उसने स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया। दुनिया का सबसे विशाल संविधान बना हमारा लिखित संविधान। संविधान बना 1947, 48, 49 में। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए और शेष संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यद्यपि हमारे संविधान निर्माताओं ने तत्कालीन समस्याओं, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर संविधान बनाने का प्रयास किया, और ऐसा करने के लिए उन्होंने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया ताकि उनके अनुभवों का फायदा उठाया जा सके। और तब फिर करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया गया। हम कह सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों के लिए एक बेहतर संविधान बनाने का प्रयास किया संविधान निर्माताओं ने, लेकिन परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जरूरतें बदलेंगी, समस्याएं बदलेंगी। वैसी स्थिति में समय के अनुसार हमें संविधान को भी बदलना होगा। इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण कहता है कि परिस्थितियां प्रशासन को, समाज को, अर्थव्यवस्था को, संविधान को, वनस्पति को प्रभावित करती हैं, उससे प्रभावित भी होती हैं। अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो संविधान हो, प्रशासन हो, समाज हो,
इन सब का बदलना भी जरूरी होता है। दूसरे शब्दों में जो हम बचपन से एक कहावत पढ़ते सुनते हैं, जैसा देश वैसा वेश। 1950 की परिस्थितियां देखें, आज 2022-23 की परिस्थितियां देखें आप, नेचुरल सी बात है, समान नहीं है। तो फिर कैसे हम उम्मीद करें कि 1950 का संविधान आज के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होगा? ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान पूरी तरह से अनुपयुक्त हो गया है या हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संविधान के सारे प्रावधान जो 1950 के लिए ठीक थे आज के लिए भी सब उतने ही ठीक होंगे, या आज की जरूरत के अनुसार उनमें हमें संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई कितना भी अच्छा हो फिर भी ये दावा नहीं कर सकता आज के लिए हम बेस्ट हैं, कल के लिए भी हम होंगे कि नहीं। ये तो डिपेंड करेगा कि कल की परिस्थिति कैसी है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल पा रहे हैं या नहीं ढाल पा रहे। कल की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढालेंगे तो कल भी बेस्ट होंगे, और नहीं ढालेंगे तो बाहर हो जाएंगे। सीधा सा सिद्धांत है। तो संविधान को भी समय परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ेगा। इसी के लिए ये प्रावधान किया है हमने भाग 20 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन। पूरा संविधान बना लिया हमने एक तरह से, आर्टिकल 1 से शुरू करके देखे यहां तक आगे 368 सारे प्रावधान विस्तार से कर दिए, और तब फिर यहां अब लगा कि नहीं, जो ये पूरे प्रावधान हम कर रहे हैं संविधान में, समय परिस्थिति बदलेगी, हो सकता है इनमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो फिर एक तरह से कहें कि लास्ट में हमने संविधान के ये संविधान संशोधन का प्रावधान कर दिया। बहुत सोच समझ के, बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया हमारा। विस्तृत प्रावधान सारे, लास्ट में फिर ये व्यवस्था कि जरूरत और परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन। तो देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कोई सोता हुआ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक जीवंत दस्तावेज है जिसे परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए आर्टिकल 368 में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ये एक विवादास्पद मुद्दा होता है कि संविधान में संशोधन का अधिकार किसे मिलना चाहिए, किस मात्रा में मिलना चाहिए, कौन करेगा संविधान में संशोधन। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? संविधान में संशोधन कौन? एक तरीका तो यह है कि हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि हर 10 साल, हर 20 साल, हर 5 साल में एक संविधान समीक्षा आयोग बनेगा। 10 साल 20 साल की जो परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं उनका अध्ययन करेगा, उनके अकॉर्डिंग पूरे संविधान को रिव्यू करते हुए जो जरूरी संशोधन है कर लेगा। तो इस तरह से हम कुछ एक फिक्स कर सकते हैं कि हर 10 साल में एक ऐसा आयोग बना लें। हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाते हैं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए, हर 5 साल में एक वित्त आयोग बनाते हैं, राज्यों को अनुदान देना है, करों का बंटवारा है वो तय करने के लिए। यहाँ एक इस तरह का सिस्टम कर दें कि हर 10 साल, हर 5 साल, हर 20 साल में एक संविधान समीक्षा आयोग बने। और या दूसरा तरीका ये है कि जब जरूरत है समय के साथ साथ हम संविधान में संशोधन करते रहें। वो 10 साल, 5 साल, 20 साल का वेट भी क्यों करें? तो जरूरत के अकॉर्डिंग हम बदलते रहें संविधान को, अप टू डेट करते रहें उसे। हमारे देश में देखिए पिछले 75 साल में संविधान समीक्षा आयोग तो एक ही बार बनाया आज तक हमने।
एनडीए सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो एक ही बार आज तक संविधान समीक्षा आयोग बना, सन 2000 के आसपास। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि समय के साथ साथ हम तो निरंतर संशोधन करते रहते हैं संविधान में। आज तक आप देखिए 105 संविधान संशोधन हम कर चुके हैं अब तक। तो 75 साल में 105 संविधान संशोधन हो गए, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल 1.5 संविधान संशोधन, अगर उस तरह से कैलकुलेट करें। तो सोच के देखें कि 105 संशोधन के बाद ठीक ठाक संविधान बदल गया। जो 1950 का संविधान था, जो आज का संविधान है, 105 संशोधनों के बाद काफी कुछ बदल गया है। अब यहां मुद्दा यह है कि वो संशोधन कौन करे, किसे यह शक्ति हो संविधान में संशोधन करने की। जनरली विधायिका कानून बनाने वाली संस्था होती है। किसी भी देश में सरकार के 3 अंगों में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत विधायिका लॉ मेकिंग एजेंसी होती है, कानून निर्मात्री संस्था, तो जनरली उसी को हम ये जिम्मा सौंपते हैं कि संविधान भी तो एक तरह से कानूनों का ही एक संग्रह है, दस्तावेज है, कुछ सिद्धांत हैं जिनसे शासन चलता है किसी देश का। तो विधायिका को जनरली अधिकार सौंपा जाता है। हमने भी अपने देश में आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह अधिकार दिया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। यहां और जो एक स्थिति हमें देखने को मिलती है, अगर एकात्मक शासन वाले देश होते हैं उनके संविधान लचीले होते हैं, उनमें संशोधन करना तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा आसान होता है। जबकि संघात्मक शासन वाले देशों के संविधान कठोर होते हैं और तुलनात्मक दृष्टि से उनमें संशोधन करना मुश्किल होता है, और उसके पीछे तर्क है। एकात्मक शासन वाले देशों में चूंकि एक ही सरकार होती है, सारी शक्तियां उसकी होती हैं, अपनी मर्जी से संविधान को बनाए बिगाड़े संशोधन करे। ब्रिटेन में ऐसा ही है। संविधान अगर अलिखित होता है तो भी संशोधन करना आसान है। प्रथाओं परंपराओं को ही संविधान का दर्जा दिया गया है कि विधायिका ने जो कानून बनाए वही संविधान का दर्जा प्राप्त है, तो जब मर्जी विधायिका उनमें संशोधन कर ले। और चूंकि एक ही सरकार है, ना राज्यों के हितों का मतलब है, ना उनसे पूछने बताने की चिंता और जरूरत है, तो इसलिए भी केंद्र सरकार अपनी मर्जी से जब जो संशोधन चाहे कर लेती है। संविधान लचीले हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संघात्मक शासन वाले देशों में चूंकि 2 स्तरीय सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, तो फिर अब संविधान में संशोधन कठिन हो जाता है। अब संघात्मक में भी 2 तरह की स्थितियां मिलती हैं। एक तो कि केंद्र का अलग संविधान हो, राज्यों के अलग संविधान हो, ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन भारत जैसे देशों में संघात्मक शासन है, लेकिन हमने अकेला एक ही संविधान बनाया है, केंद्र राज्य का कॉमन संविधान है, अलग अलग या दोहरा संविधान नहीं। अलग अलग संविधान है राज्यों के केंद्र के, तो राज्यों के संविधान राज्य बनाएंगे, संशोधन करेंगे। केंद्र के संविधान का संशोधन भी कठिन होता है। इसलिए कठिन होता है क्योंकि केंद्र का संविधान कहीं ना कहीं राज्यों के हितों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो अकेली केंद्र सरकार अपनी मन की मर्जी से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। कठोर संविधान हो जाते हैं। राज्यों से पूछो, उनको बताओ, क्योंकि उनके हित भी जुड़े हैं। अमेरिका में ऐसा ही है, संघात्मक शासन है,
दोहरा संविधान है, केंद्र का अलग है, राज्यों के अलग हैं।